बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले सबसे अहम खबर यह आ रही है कि सीनियर एंकर जावेद चौधरी साहब को एक्सप्रेस न्यूज ने नौकरी से निकाल दिया है, उनसे माजरत कर ली गई है। बहुत अच्छी खबर नहीं है। इतना बड़ा नाम हो, भले उससे इख्तिलाफात हों, लेकिन अगर एक शख्स को एक इदारे में उस इदारे के पहले दिन से वो स्क्रीन पर हो, अपना प्रोग्राम मुसलसल करता हुआ आ रहा हो, 19 बरस के बाद उसे नौकरी से फारिग कर दिया जाए, ये अच्छी खबर नहीं है। जावेद चौधरी साहब से माजरत कर ली गई है और उनसे ये कहा गया है कि आपकी रेटिंग का मसला है। मुबैना तौर पर यह पता चल रहा है कि उनको ये बताया गया है कि आपके प्रोग्राम की रेटिंग्स नहीं आ रही, इसलिए हम मजबूर हैं कि आपसे माजरत की जाए। तो जावेद चौधरी साहब को एक्सप्रेस न्यूज ने अल्लाह हाफिज कह दिया है। चौधरी साहब की बहुत सी चीजों से बहुत इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो सहाफत में एक सीनियर नाम है। इतने सीनियर शख्स को इतना बड़ा इदारा महज इस बुनियाद पर फारिग कर दे उसके प्रोग्राम कल तक से कि वो प्रोग्राम की वो रेटिंग नहीं दे पा रहा जो इदारे को चाहिए, तो नामुनासिब बात है। मेरी राय में ये नहीं होना चाहिए था, मगर ये हो चुका है। ये भी पता चल रहा है कि उनकी तवज्जो इदारे को ये भी शिकायत थी कि वो अपने जाती कारोबार पर है, जहां उन्होंने कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स बनाए जैसे मर्दाना है, खवातीन के लिए सप्लीमेंट है, फैमिली के लिए सप्लीमेंट है, तेल है, उसके अलावा एक आध आटा वगैरह है। और जावेद चौधरी साहब इस पर और ट्रेवल के कारोबार पर तवज्जो ज्यादा दे रहे थे। इदारे ने उनसे माजरत कर ली है। मरियम नवाज शरीफ सीएम पंजाब, उनका झूठ आपके सामने में मुकम्मल सबूतों के साथ मैं नकाब करूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन ये 27वीं तरमीम है, इसके हवाले से बहुत अहम चीजें हमारे सामने आ रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि 20 तारीख के आसपास आपके सामने बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब ऐसा ही कुछ पता चल रहा है। जो आईनी अदालत है वो आईनी अदालत बनाई जाएगी, लेकिन इतना नहीं, इससे ज्यादा कुछ होने जा रहा है। इसकी बात करेंगे। सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया, शदीद प्रोपेगेंडा किया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स जो प्रो नून लीगी अकाउंट है, डुगडुगी बजी डग 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 डग, और फिर उसके बाद किसी बंदर की तरह ऐसे अकाउंट्स ने जो सपोर्टर्स के हैं नाचना शुरू कर दिया, और फिर ये सब के सब मुंह के बल गिरे। ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इस वीडियो में बात करेंगे जो मरकज को पैसे कितने मिलते हैं, उसके बाद मरकज सूबों को क्या देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा दावा सामने आया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त 27वीं तरमीम के हवाले से ये जो खबर आप देख रहे हैं, इजलास धड़ाधड़ हो रहे हैं। अब अचानक 27वीं तरमीम थैले से निकली है और थैले से कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, न जाने और कौन कौन सी चीजें सब बाहर आ गया। वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर, तो सब बाहर आ गया है। और अब ढेरों चीजें बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट के बाद पता चलना शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि यह कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगी। अब क्या होगा? 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ये जो ऑफ पाकिस्तान है ये हट जाएगा, और ये कहां लगेगा? ये लगेगा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये एक तब्दीली इसमें की जा रही है, ये पता चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सबसे आला अदालत का अगर लफ्ज ना भी लिखा जाए तो उसी अदालत को समझा जाएगा। कुछ लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि उम्र 70 साल होगी जज की रिटायरमेंट की। कुछ का कहना है कि नहीं, ये 68 बरस की जा रही है, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को यहां रोकना है। अब तक उन्होंने जो किरदार अदा किया है, उस किरदार से हुकूमत इतनी मुतमईन है कि उन्हें इस ओहदे पर इस नई अदालत में रोकना है। फिर उसके बाद आगे इसको कैसे चलाना है ये तय कर लिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया खान साहब, जिन्हें यह ओहदा मिल गया था, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के अल्फाज है, यहां से हट जाएगा
اور سپریم کانسٹیٹیوشنل کوڈ آف پاکستان میں چلا جائے گا تو کتنا عجیب و غریب ہے. ابھی سورسز کے ذریعے یہ خبر آ رہی ہے, حکومت کے یہ ارادے پتہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں آپ کو گزشتہ 2 روز سے مسلسل بتا رہا تھا کہ سب سے زیادہ ایکٹیو کون؟ محسن نقوی 3 مہینے سے کام کر رہے ہیں, فیصل واؤڈا کام کر رہے ہیں, جو آزاد سینیٹرز ہیں ان کے ذریعے کام کروایا جا رہا ہے. بعد میں نون لیگ کو اس پر ایکٹیو کیا گیا اور نون لیگ نے ملاقاتیں وغیرہ شروع کی ہیں. وزیر اعظم آج ملاقات کر رہے ہیں, ایم کیو ایم سے بھی ملاقات کریں گے, حکومت کے دیگر اتحادیوں کو اعتماد ملیں گے. وہ حکومتی وزراء جو 2 روز پہلے تک یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا یہ استحقاق ہے کہ حکومت آئینی ترمیم لائے. مولانا فضل الرحمان صاحب تو اور آگے بڑھ چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ہیں. آج بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ اچکزئی صاحب کو بنایا جائے, یہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ ہم ان کو دیتے ہیں, ان کو دیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے لیے حامی بھر لی ہے. اب یہاں سے آگے فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیے, فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جب 26ویں تھی تو ہم پہ انحصار تھا, ہم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ مذاکرات کو جاری رکھا, 26ویں ترمیم کا زہر ہم نے نکال دیا. اب انحصار ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. جہاں مولانا صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ اب انحصار ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر, وہاں ایک اور چیز آپ کو پتا چل رہی ہے. مولانا نے ہاتھ تقریباً کھڑے کر دیے. مولانا کہتے ہیں احتجاج کر لو, مذاکرات کر لو, پیپلز پارٹی سے بات کر لو. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں کو روکنے کے یہ طریقے ہیں, لیکن کلیئرٹی لاؤ پاکستان تحریک انصاف کے, بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کو مولانا نے یہ بتایا ہے, بال ان کے کورٹ میں ڈال دی ہے. مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ترکی جو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے, ترکی جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, اسرائیل ترکی کی فوج پر اعتراض کر رہا ہے مگر پاکستان کی فوج پر اعتراض نہیں کر رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب اس حوالے سے جو سوال اٹھا رہے ہیں اس سوال کا جواب تو میرے پاس ہے بھی نہیں. جن کے پاس ہے وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے, اور اس سوال کا جواب کب آئے گا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں جب وہاں چلے جائیں گے اور ایک کردار ادا ہوگا. وہ کردار کیا ہوگا, گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہوگا, بہت سی چیزیں تب ہمارے سامنے آئیں گی. اب مزمل اسلم صاحب کیا بتا رہے ہیں, دیکھیے. مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے, ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں. 14,131 ارب ریونیو میں 57% صوبوں جبکہ 42% وفاق کو جاتا ہے. اس کے علاوہ نان ٹیکس ریونیو ایک بڑی رقم 5,141 ارب روپے جو 100% وفاق اپنے پاس رکھتا ہے. اس سال وفاق کی آمدنی کا تخمینہ 19,278 ارب روپے ہے, جس میں صوبوں کو 8,200 ارب روپے دینے ہیں. وفاق کے پاس 11,072 ارب روپے بچیں گے. اس میں وفاق جو کہتا ہے کہ ہمیں 41.5% ملتا ہے, یہ سراسر بے ایمانی ہے. یہ مزمل اسلم صاحب نمبرز ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. این ایف سی پر بھی 27ویں آئینی ترمیم میں کام ہونے جا رہا ہے. شاید این ایف سی پر بلاول جو بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے رول بیک نہیں ہونے دیں گے, اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ اپنی بات منوا سکتے ہیں. لیکن اس نومبر میں ہی سب کچھ ہو جائے گا, جلد ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. دیکھیے, مریم نواز شریف صاحبہ کے جھوٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں, اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی. پاکستان کا پہلا سینٹر میرے دل کے بہت قریب, جو خصوصی بچے ہیں, ہر خاص بچے کے لیے جگہ, پہلا سرکاری اسکول, آٹزم کا سینٹر, یہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ کو بتا رہی ہیں. اب آپ حقیقت دیکھیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ صرف اپنی نہیں, پوری پی ایم ایل این کی, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم رہ چکے, اپنے چچا کی, اپنے والد کی, سب کی جگ ہنسائی کا سامان کر رہی ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ جھوٹ کتنا بڑا ہے کہ پاکستان کا پہلا سرکاری اسکول. سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ سندھ حکومت نے سینٹر فار آٹزم ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ, یہ سی کارڈز بنائے تھے اور ان کے تحت قائم کیا صوبے میں آٹزم کے لیے بچوں کے لیے پیشہ ورانہ بحالی, تعلیم اور تربیت فراہم کرنے والا سینٹر. نو پروفٹ کمپنی اور سندھ حکومت کی ملکیت ہے. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر والے بچوں کو معیاری پروگرام اور تربیت دی جائے اور پھر یہاں پر ان میں شعور بڑھایا جائے, اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے.
اور ढेरों सेंटर्स हैं सिंध में इस सिलसिले में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा, मरियम नवाज शरीफ साहबा बता रही हैं, आप ये तस्वीर देख रहे हैं सेंटर की, सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों की, सेंटर की इमारत का ये बैरूनी हिस्सा, और खैबर पख्तूनख्वा में ये सेंटर्स एक से ज्यादा मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनकी ये पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट में हुकूमत ने कितनी शफाफियत के साथ काम किया है, इनका इंचार्ज कौन है, इन सेंटर्स के नंबर क्या हैं, किन किन अजला में मौजूद हैं, ये तमाम चीजें खैबर पख्तूनख्वा में पहले से मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बता रही हैं वो कितना बड़ा झूठ है आप अंदाजा कर लें। खुद पंजाब में ये काम जो ऑटिज्म के बच्चों के लिए है, वो पहले खुसूसी अफराद के लिए जो स्कूल्स बनाए गए, तालीमी इदारे बनाए गए, वो 83-84 से काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद ये काम चलता रहा। 2003-2004 में मुशर्रफ का दौर था, और ज्यादा काम हुआ। 13-14 में इनके अपने चाचू वजीर आला थे, इनके अपने अब्बा हुजूर वजीर आजम थे, मजीद काम हुआ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इमारत और बनवा दी है, तो पाकिस्तान फर्स्ट एवर, इनको हर चीज में शौक है। पूरे पंजाब में मैंने आपको बार बार बताया, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, रूरल हेल्थ सेंटर्स है, सब पे नया रंग करवाया, नया बोर्ड लगवाया, मरियम नवाज क्लिनिक, मरियम नवाज हॉस्पिटल। यानी अगर ये 6-7 हजार है तो मरियम नवाज ने 6-7 हजार सेंटर्स बना दिए। कुछ दिनों में आपको ये इसी तरह से बता रहे होंगे। इन लोगों के जो प्रोजेक्ट्स है ना, जब आप जाके साल बाद 2 साल बाद निकालेंगे 12,000 प्रोजेक्ट्स, तो उनमें से मुमकिन है कि 11,000 नए बोर्ड्स के प्रोजेक्ट हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। तो मरियम नवाज शरीफ साहब अल्लाह को माने, ये आपके अपने सूबे में काम हो रहा है, पहले से हो रहा है। डेडिकेटेड सेंटर्स मौजूद हैं, सिंध में मौजूद है। आप लोगों ने ये जो ई बसेस के नाम पे झूठ बोला था, वो मैं बहुत पहले बता चुका कि सिंध में लाल रंग की ई बस, सफेद रंग की ई बस, फिर उसके बाद दीगर शहरों में ई बसेस बहुत पहले से चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपसे पहले से चल रही हैं, लेकिन आप जो लेकर आ गए, आपने उसके बाद उठाई डुगडुगी, अपने नून लीग के सपोर्टर बंदरों से कहा नाचो, और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान फर्स्ट एवर ये आपने पकड़ लिया है, और पाकिस्तान फर्स्ट एवर आप लोग करते रहते। आप लोगों ने तो ये भी झूठ बोला कि मरियम नवाज इधर के पंजाब और भारत में उधर के पंजाब, वो चढ़दा लहंदा पंजाब जो होता है, दोनों जगह पहली खातून वजीर आला, ये भी झूठ है। तो आप लोग मुसलसल बोलते रहे, कोई क्या कर सकता है। आप लोगों ने इतने अखबारात में इश्तिहारात दे दिए, उनका पेट भर दिया, मीडिया का पेट भर दिया। अब आप जो करते रहे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको, क्योंकि ऑपोजिशन की तमाम कवरेज रोक दी गई है। हम यहां कुछ बैठकर बता देते तो वो ऑपोजिशन की कवरेज होती है। आप लोगों के जो काम है उनकी तबलीग आप लोग करें, तरवीज आप लोग करें, उनकी तशहीर आप लोग करें, लेकिन खुदा के लिए वो झूठ जिसमें आपकी अपनी हुकूमत के कारनामे भी दब जाएं, ऐसा झूठ बोलते हुए थोड़ा सा शर्मा लें। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये झूठ ना बोलें, ऐसा झूठ बोलते हुए थोड़ा सा शर्मा लेना चाहिए, इतनी दरखास्त आप लोगों से जरूर है। अब सुहेल आफरीदी साहब का मामला। सुहेल आफरीदी साहब के बारे में गुज़श्ता रोज एक रिपोर्ट चला दी गई, और उस रिपोर्ट में बताया गया कि सुहेल आफरीदी मुनश्शियात का स्मगलर है, और बड़े पैमाने पर मुनश्शियात की स्मगलिंग के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा है। 2 सहाफियों का नाम लिया गया, एक सहाफी हैं डॉन के अली अकबर साहब और एक मोहम्मद फहीम साहब। दोनों का नाम लिया गया, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि इन्होंने भांडा फोड़ दिया है, सुहेल आफरीदी मुनश्शियात का स्मगलर है। और वही डुगडुगी बची, और फिर उसके बाद डग 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 नून लीग के जितने सपोर्टर बंदर हैं वो सारे के सारे नाचना शुरू हो गए। और फिर निकला क्या, आप ये देखिए जरा। अली अकबर साहब डॉन के, उन्होंने आकर इस रिपोर्ट के हवाले से जो चल रहा था मुसलसल सोशल मीडिया पर, उस पर कहा किसी तखरीबकार ने मेरा और मेरे इदारे का नाम गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा का मुंतखब वजीर आला है, हमारी आड़ में उन पर लगाए गए बगैर सबूत के मन घड़त इल्जामात काबिल मुजम्मत हैं। और मोहम्मद फहीम साहब ने क्या किया, उन्होंने ट्वीट किया और कहा जालसाजी करें लेकिन खुद में दम पैदा करें कि लोग अब आपकी जालसाजी को सच मान सकें। किसी दूसरे की साख को इस्तेमाल करते हुए अपने झूठ का कारोबार करना आपकी नाकामी साबित करने के लिए काफी है। इस झूठ पर मबनी वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, शुक्रिया। ये जिन लोगों का नाम लेकर फैलाया गया था कि इन्होंने सुहेल आफरीदी का भांडा फोड़ दिया, वो भी इस वक्त इनको शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मसला क्या है,
سہیل آفریدی دہشت گرد ہے، سہیل آفریدی منشیات کا اسمگلر ہے، سہیل آفریدی طالبان کا ساتھی ہے، سہیل آفریدی کے ڈاکیومنٹس نکل آئے وہ را کا ساتھی ہے، بننے نہیں دیں گے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ۔ یہ تمام دعوے جب ایسے تاش کے پتوں کے محل کی طرح ڈھیر ہو گئے تو اس کے بعد اب خفت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلسل جو شرمندگی ہوئی ہے ان تمام تر دعووں کے بعد وہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بندے اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی، انہوں نے اپنے پروں کے نیچے سمیٹ کر 90+ اپنے ممبران رکھ لیے، کوئی نہیں ٹوٹا، تو اب یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔